So hello everyone and welcome to this video. Welcome back to the Amarpal Chaudhary, my friend. हम वापस मिल गए. चलो मिलते रहेंगे. So हम एक वीडियो बनाई थी हमने रिलेटेड टू एमएससी. आज हम बेसिकली जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी पीएचडी टॉक्स. बेसिकली पीएचडी के बारे में हम बात करेंगे एंड स्पेशली फॉर दी जेआरएफ बिकॉज भाई का जेआरएफ क्लियर हो चुका है और ऑन अराउंड 3 मंथ्स नहीं 3 महीने हो गए ना ज्वाइन किया पीएचडी. हाँ हाँ 3 महीने हो चुके. तो 3 महीने का एक्सपीरियंस आज की वीडियो में शेयर करेंगे और जो भी बच्चे जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जिनका क्लियर हो चुका है या फिर जो भी इस फील्ड में है उन सभी के लिए मतलब कि एक जो हमारी बातचीत है वो हेल्पफुल रहेगी. बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस भी थे वो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाएगा जो हम इस वीडियो में नहीं ले पाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट में हम कवर अप कर लेंगे. चलो फर्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सी कि एग्जैक्टली जेआरएफ इन फिजिक्स क्या है और मतलब कि आपने ये वाला पाथ क्यों चूज़ किया. क्योंकि मुझे मतलब साइंटिस्ट बनने का बहुत शौक था तो ठीक है. सोचा जीआरएफ क्वालिफाई करना ज़रूरी है इस फील्ड के लिए. बट ओके मतलब अगर ज़रूरी तो नहीं था लेकिन मैंने कर लिया. ओके अगर किसी को इंडिया में साइंटिस्ट बनना है तो जेआरएफ होना जरूरी है उसके लिए. ना ओके जीआरएफ तो नहीं, लेकिन मुझे लगता था जब मैं ग्रेजुएशन में अच्छा, था अच्छा. कि जीआरएफ ज़रूरी है, लेकिन अभी फ़िलहाल पता चला कि गेट ज़्यादा ज़रूरी है. ओके साइंटिस्ट बनने के लिए. ओके वो भी रैंक के साथ. ओके ओके वो भी सीजीपी के साथ, मतलब मिनिमम एमएससी. 6.0. ओके एमएससी में एक अच्छी सी पॉइंट इज डेट पॉइंट नोट करते रहना आप भी मतलब कि अगर आपको देखो साइंटिस्ट फील्ड में जाना है रिसर्चर बनना है बेसिकली या साइंटिस्ट बनना है तो हाँ. गेट आपके लिए कंपलसरी है. जेआरएफ बेसिकली रहेगा रिसर्च फील्ड के लिए आई थिंक. जीआरएफ है पीएचडी के लिए. पीएचडी के ड्यूरिंग आपको फेलोशिप मिलेगी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट. बाकी इसका कोई और यूज नहीं है. और कोई खास यूज ऐसा नहीं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमल एलिजिबिलिटी है. नेट ओके नेट मिल गया. ओके आई थिंक मतलब जैसे पीएचडी हो गया या फिर कोई भी इस लेवल की जॉब होगी नेट आई थिंक कंपलसरी है. और जेआरएफ तो एक पॉइंट हो गया कि अगर आपको एक तरीके से फेलोशिप चाहिए तो आप जेआरएफ क्लियर करो. ये तो जस्ट लाइक स्कॉलरशिप एक प्रोग्राम होगा जिसके लिए आप एग्जाम दे रहे हो. हाँ बस 4 नंबर ज़्यादा है तो फिर हो गया जीआरएफ. ओके चलो नेट से ये पॉइंट है. बाकी जो जो डाउट आते रहेंगे वो हम कुछ करेंगे. तो अच्छा नेट में तुम्हें मतलब कि अराउंड 8,000 रुपीज़ मिलते हैं ड्यू में. बाकी सब जगह 8,000 ही मिलते हैं या हाँ. फिर ऑल ओवर द इंडिया. ऑल ओवर इंडिया. ओके और जेआरएफ में सब जगह सेम मिलता है ड्यू में कुछ एक्स्ट्रा है. नहीं, एचआरए अलग होता है, बाकी 37 पूरे चारों तरफ है. ओके 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 चलो अब हम बात करते हैं जेआरएफ से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर ली होगी. हम आपकी प्रिपरेशन पे आते हैं ठीक है. सो आपने अपना टाइम टेबल कैसे प्लान किया. टाइम टेबल तो मतलब प्लान तो मैंने कुछ खासा नहीं किया, लेकिन जब भी टाइम मिला मैंने पढ़ा. ओके तो मतलब आपकी वही आपने जाकिर भाई की बात कही थी, प्लीज़ वो हमारी ऑडियंस को बताइए. हाँ, कर्म तुम्हारा कल होगा, आज नहीं तो कल होगा. मैं इसी पे फॉलो करता रहा. ओके टाइम मिला तो काम किया. तो बाकी हो गया जी यार फाइनली. तो देखो पॉइंट ये है मतलब अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं और स्पेशली पीएचडी के एक्सपीरियंस से बताऊं तो आपको टाइम निकालना नहीं है कि मेरे को इस टाइम पढ़ना है पीएचडी के लिए. जब टाइम मिले पढ़ लो. पढ़ डालोगे. ये पॉइंट आता क्योंकि है. इतनी मतलब इतनी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं कि टाइम निकालना पड़ता है. मतलब मिलता तो नहीं है वो, जब भी मिले करो. मतलब आपको जहाँ भी जैसे अगर बैठे में खाना भी खा रहे हो ना तो बुक खोल लो. ओके पॉइंट ये है कि भाई मौका मिलते ही आप मतलब जब भी आपके पास टाइम हो ना आप पढ़ना कर शुरू कर दो. बिल्कुल भी 1 मिनट भी अपनी वेस्ट ना करो. अच्छा ठीक है मेनली 3-4 बुक ऐसी कौन सी आप सजेस्ट करोगे अपने आने वाले जो जेआरएफ के स्टूडेंट हैं एस्पिरेंट्स हैं जो जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट रहेगी उनके लिए. पहली बात तो कुछ टॉपिक ही पढ़ने चाहिए जीआरएफ में, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स हुआ, क्लासिकल हुआ, क्वांटम और इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके बस मैं यही पढ़ता हूँ. बाकी मुझे इन्हीं की बुक के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो गोल्डस्टीन या फिर जेटली. और मैथ की आप पढ़ सकते हो, क्या नाम है याद नहीं आ रहा कुछ. ओके कोई नहीं मैं यहाँ पर आपको लगा दूंगा बाद में हम बात और करेंगे. ये उसकी वाली क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नहीं याद है. मतलब मैं प्रीवियस ईयर ज़्यादा करता हूँ तो वहीं से बुक्स का कोई नहीं आपको यहाँ पर बुक्स मिल जाएंगी. बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड भी कर दूंगा वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. ओके ठीक है. तो ऐसे कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो कंसेप्ट्स हैं जो कि एक जेआरएफ स्टूडेंट को फोकस करनी ही चाहिए. अगर नंबर चाहिए, क्वालिफाई होना है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और क्या नाम है लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर प्रोबेबिलिटी. और 30 नंबर के आते हैं जनरल एप्टीट्यूड. ये ज़्यादा मस्ट है. 30 में 25 नहीं ला रहे हो तो फिर तो खतरा है. हाँ फिर तो क्वालिफाई क्या रैंक लाना थोड़ा मुश्किल है.
ओके। अच्छा, ड्यू के लिए मिनिमम कितनी रैंक चाहिए होगी कि आपकी जेआरएफ में इतनी रैंक हो तो ड्यू मिल ही जाएगा बड़े आराम से? ड्यू तो बिना जीआरएफ के मिल जाएगा, लेकिन अगर जीआरएफ है तो फिर बेहतर है फेलोशिप के साथ आओ, हाँ, फेलोशिप के क्योंकि साथ दिल्ली मिल बहुत जाएगा। महंगी सिटी है। हाँ, ये पॉइंट है, पॉइंट ये रहेगा। 8,000 में नहीं चलने वाला कुछ। हम नहीं चल पाएगा भाई, रिसर्च पेपर भी कराने होते हैं, इधर उधर जाना जाना, तो भाई सोच समझ के इस चीज़ का पॉइंट रखना। एंड पॉइंट इज़ दैट कि जैसे अगर आपका जेआरएफ है तो आप भी मत, तो अगर नेट नेट अगर यूजीसी बच्चा सिर्फ नेट एग्जाम दे रहा है तो उसको फिर मिनिमम कितनी रैंक चाहिए ड्यू के लिए? डिपेंड्स मार्क्स? करता है कि जीआरएफ वाले कितना अप्लाई किए हैं। जैसे यहाँ पे मतलब इंटरव्यू के लिए लगभग 60-70 लड़के चूज किए जाते हैं। ओके। अब अगर 60 लड़के जीआरएफ ही अप्लाई कर दिया तो नॉन नेट वालों का पोजीशन खत्म। ओके, तो जेआरएफ वालों को मतलब हाईएस्ट जीआरएफ प्रेफरेंस हाँ ओके। प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब यही है रूल। ओके। वैसे अगर अकॉर्डिंग टू हम लास्ट ईयर का ट्रेंड्स देखें, रेशो देखें, तो कितना रेशो रहता है कि जेआरएफ कितने बच्चे तो आते ही हैं? लगभग इस साल जिस साल मैं एडमिशन लिया हूँ करीबन 30 लोग ने जीआरएफ के थ्रू अप्लाई कर रखा था, बाकी ने नेट या फिर गेट के थ्रू। ओके। जीआरएफ में लगभग 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब जेआरएफ में भी सब बच्चों का नहीं होता? नहीं पता नहीं आए सब थे कि नहीं थे, लेकिन 12 लोग तो सिलेक्ट हुए हैं। श्योर? अप्लाई कितने ने किया था? 20। तो 20 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 12 सिलेक्ट हो रहे हैं, तो 8 बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं या फिर वो अपनी मर्जी से नहीं ले नहीं, वो रहे? कहीं और ले ले रहे हैं कॉलेज, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि जीआरएफ है भाई, सब कोई उनको चूज करता है। हाँ, तो अगर आपके पास जेआरएफ है तो मतलब आपके पास काफ़ी ऑप्शन रहेंगे। हाँ। तो मतलब अगर किसी के पास जेआरएफ नहीं है तो ड्यू में हो जाएगा, फिर भी चांसेस आर देयर। हाँ, किस्मत कि जीआरएफ वालों कितने अप्लाई कर रखे हैं। ओके। और फील्ड भी डिपेंड करेगा, किस फील्ड में कर रहे हो आप, किस नहीं टॉपिक नहीं पर? फिर भी नहीं। मतलब नहीं, जैसे कोई फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर टॉपिक टीचर के अंडर सब जेआरएफ ने अप्लाई किया और कुछ ऐसे टीचर्स हैं इंटरव्यू ऐसे टॉपिक जहाँ पर जेआरएफ ने अप्लाई नहीं किया? इंटरव्यू देखो इकट्ठे सबका एक साथ होता है, चाहे वो जीआरएफ हो चाहे नॉन जीआरएफ हो। ओके। उसके बाद डिसाइड होता है किसको क्या टॉपिक लेना है। अच्छा, मतलब कि पहले आपको पीएचडी मिल जाएगी, उसके बाद आपका टॉपिक डिसाइड होगा। ओके, तो मतलब आई थिंक ड्यू में अगर आप आ रहे हो तो आई थिंक ये मान के चलो आप जेआरएफ आपके लिए मस्ट तो नहीं है, बट आप कोशिश करो कि जेआरएफ हो। क्या कि देखो, आप फाइनेंशियली आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, दूसरा जेआरएफ होगा तो टीचर के साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग आपकी बन जाएगी, आप मतलब टीचर की नज़रों में एक अच्छी वैल्यू रहेगी। टैलेंटेड है। हाँ, ये बच्चा मतलब कि थोड़ा समझदार है। अच्छा ठीक है, जेआरएफ के और क्या फ़ायदे हैं अगर कोई बच्चा जेआरएफ कर लेगा अदर देन ड्यू से? इंडिया में 4-5 कॉलेज छोड़ के बाकी सभी जगह इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। ओके। अगर सीजीपी है तो पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इंटरव्यू दे सकते हो फॉर दी पीएचडी। और फेलोशिप ले सकते हो। ओके। और वो 4-5 कॉलेज कौन से हैं जहाँ पर जेआरएफ होने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा? पहला तो टीएफआईआर है जिसके 4-5 सेंटर हैं। ओके। दूसरा है एचआरआई, तीसरा आईएमएससी। ये सब जीआरएफ नहीं वो लेते। इसमें अगर आपका जेआरएफ है तो भी एडमिशन नहीं होगा, इनके लिए फिर क्या चाहिए होगा? इनका खुद का अपना एग्जाम होता है। अच्छा, वो चाहिए इनको। तो उसका लेवल कैसा है? अराउंड जेआरएफ के लेवल का से हाई या फिर उससे लो? लेवल तो लो है, उससे जेआरएफ लेकिन से लेते लो? उसी के थ्रू है। ओके। तो अगर कोई बच्चा इन यूनिवर्सिटी या इन बेसिकली इंस्टीट्यूशन को टारगेट करना चाहता है तो इनका ये वाला एग्ज़ाम में आपको बैठना होगा। तो मतलब जेआरएफ और ये जो इंस्टीट्यूशन है, इनके एग्ज़ाम के लिए दोनों साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं कोई बच्चा? देखो लेवल डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन वही है। अब कोई जिसकी मैं क्या बताएंगे, उसको टफनेस थोड़ा डिफरेंट है। ओके, मतलब कि भाई जेआरएफ थोड़ा और हार्ड मिलेगा शायद आपको, वो वाले थोड़े कम मिलेंगे उनका, लेकिन अलग से फॉर्म फिल करना सब कुछ। हाँ। बट प्रिपरेशन तो सेम ही है। हाँ, मतलब रास्ता तो सेम ही है। मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, आई थिंक मतलब बच्चों को करना चाहिए वो वाले भी करना फॉर्म। तो चाहिए, फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए। तुमने किया था भाई उन हाँ, एग्जाम्स के लिए? मैंने किया है, क्वालिफाई भी किया है। ओह माय गॉड, तो दैट्स द पॉइंट। तो पॉइंट मेरे पास सीजीपी नहीं थी तो मैं गया नहीं वहाँ। अरे हाँ, सीजीपी पॉइंट मतलब कि मिनिमम एक कितना सीजीपी बच्चा मेंटेन करके चले कि ऑल ओवर इंडिया मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए वो वैलिड रहे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 5.5, ठीक है। इसके अलावा आईआईटी एनआईटी 6, ओके। रिसर्च कॉलेज में कुछ 5.5 है या फिर 6 है ज़्यादातर। साइंटिस्ट बनने के लिए 6। ओके, तो फॉर अ सेफर साइड एक 6 सीजीपी इन दी एमएससी पीजी में तो होना ही आपका चाहिए, तो आपके लिए बेटरमेंट रहेगा, फिर आपके लिए मतलब कि ज़्यादा डोर्स ओपन रहेंगे, आप कहीं भी जा सकते हो। और अगर मेन इंस्टीट्यूट है फिजिक्स में तो जो इंस्टीट्यूट बताए उनके अलग से एग्जाम की प्रिपेयर करो और ऐसा आपका चलता रहेगा। चलो थोड़ी सी हम और प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। सो आपको अपने मतलब कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या देखने को? चैलेंजेस तो मतलब कुछ खास नहीं था, लेकिन कंटेंट की थोड़ी कमी। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट मतलब था नहीं इतना ज़्यादा, यूट्यूब बाकी सब चैट जीपीटी, तो क्वेश्चन पूछने के रास्ते कम थे।
मतलब कि ये था कि भाई कहाँ से खुद पढ़े, से ही solve रेफरेंस करना क्या है। कुछ रखे, या तो बुक ही थी या फिर बट टीचर ही थे रेफरेंस। ये वाली पॉइंट कुछ है। टीचर से मेरा इंटरेक्शन बहुत ख़राब है, तो फिर मैं भाई टीचर से देखो, हाँ ये बात मेरे को टीचर ने भी आज बोली है कि अब टीचर से आप ज़रूर सारी चीज़ें पूछो, चीज़ें से आप ज़रूर मेंटर करो। अगर आप टीचर से नहीं पूछते हो, उस एक रीज़न ये होता है कि हमें लगता है टीचर ना डांट देंगे। टीचर, मेरे को टीचर ने बताया आज वो क्यों डांटते हैं भाई। अगर टीचर ने आपको कुछ असाइनमेंट या कुछ काम दिया है, वो आप काम नहीं किया आपने, तो टीचर को ना गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं टीचर की, भाई तूने, मैंने काम दिया तूने बिल्कुल ये किया ही नहीं, तो मैं क्या तुम्हारी हेल्प करूँ आगे। तो आप मतलब कि एफर्ट लगाओ, टीचर को लगना चाहिए सिंसियर बच्चा है। हाँ, काम तो किया। हाँ, आप हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट टीचर को ज़रूर लगना चाहिए कि ये सीरियस स्टूडेंट है, एक सिंसियर स्टूडेंट है, तो टीचर ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा ठीक है, आपको मतलब गाइडेंस में कुछ प्रॉब्लम आई कि मेरे पास और अच्छी गाइडेंस होती तो शायद मैं एक बेटर इंस्टीट्यूट में होता, गाइडेंस को लेके लगता है आपको? गाइडेंस से ज़्यादा मेरे पास सीजीपी होती तो मैं ज़्यादा बेहतर इंस्टीट्यूट में होता। ओके, हाँ भाई, अगर भाई देखो केसेस वाइज डिपेंड करता है कि बहुत सारी चीज़ें, सीजीपी हो गया, एग्ज़ाम हो गया, आपकी बुक्स हो गई, सारी चीज़ें, मगर मतलब हाँ एक और अच्छी सीजीपी होती तो शायद अलग में होता है। लेकिन हाँ, फिर भाई हमसे ना मिल पाता वरना ना, कतई ना, हमने भाई को पकड़ के रखा कि ड्यू में ही रहना है, स्पेशली ड्यू आना पड़ता हम ड्यू मिलने में के ही लिए। रहेंगे सब मिले। ओके, हाउ इज इम्पोर्टेंट कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, इन दोनों में से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेआरएफ के लिए? अगर रैंक चाहिए तो कोचिंग ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपकी मतलब क्या बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मतलब ज़्यादा स्टडी नहीं करके आए हो, कंसेप्ट वीक, हाँ, नॉर्मल एवरेज है, कोचिंग ज़रूरी है। ठीक है। बाकी अगर क्वालिफाई करना है, जस्ट क्वालिफाई, तो फिर सेल्फ स्टडी इज इनफ। ओके, लेकिन जेआरएफ अगर जस्ट क्वालिफाई करेगा तो फिर उसको क्या बेनिफिट होगा? सब कुछ। मतलब अगर किसी की रैंक 2 है, रैंक 1 से लेकर टॉप 10 वाला बच्चा है, और एक जस्ट पास वाला है, मतलब कि अगर कितनी सीट्स, 400 मान लूँ, 500 सीट्स आपकी होगी, कोई 499 पे है बच्चा और कोई 2 पे है, क्या डिफरेंस होगा दोनों में, मतलब कि दोनों के चॉइसेस में? नॉलेज में डिफरेंस है, दोनों First- के इंटरव्यू देने के पैटर्न में डिफरेंस है, नहीं, दोनों का सिलेक्शन रेफरेंस अलग है। रेफरेंस क्या किसको ज़्यादा मिलेगा, या कुछ फ़र्क रहेगा, या फिर बस वही सेम नहीं उसमें नहीं, चले दो वाले जाएंगे? को तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, अगर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में 499 वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या तब भी वो 2 वाले को रेफरेंस देंगे ज़्यादा? अगर 10 नंबर का भी फर्क है, मतलब तुम्हारा मतलब 2 रैंक वाले का 50 नंबर आया इंटरव्यू में, हाँ हाँ और 900 क्या 499 वाले के 60 नंबर आए या हाँ। 70 आए, तब भी दोनों रैंक वालों को प्रेफर करेंगे। प्रीफर करेंगे, तो रैंक ज़रूरी हुई मेरे क्योंकि हिसाब से। इंटरव्यू देखो 10 मिनट का खेल है। हाँ। दिन ठीक है तो फिर तुम्हारा इंटरव्यू ठीक है। हाँ, टीचर सामने कौन बैठा है, कौन प्रोफेसर्स बैठे कभी हैं, कभी किस्मत खराब होती है तो स्टार्टिंग क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर पूरा इंटरव्यू गलत है। फिर वही आप नर्वस हो जाओगे, फिर आप डर बैठ जाओगे। लेकिन इसका ही मतलब नहीं 2 रैंक वाले के पास टैलेंट नहीं है। ओके, तो भाई वो तो 2 रैंक है, वो उससे कहीं ज़्यादा जानता है। अगर कोई 2 रैंक लेके आया है, तो वो 499 वाले से तो ऊपर ही है। हाँ तो आई थिंक आपको रैंक पर भी फोकस करना चाहिए फिर। हाँ, मतलब अगर बढ़िया कॉलेज चाहिए, बढ़िया पीएचडी चाहिए, तो फिर रैंक थोड़ी ठीक हो तो ज़्यादा आई थिंक बेहतर मेरे है। हिसाब से पॉइंट ये रहेगा कि स्टूडेंट्स के लिए गाइड ये रहेगी, फाइट फॉर दी रैंक। अगर रैंक नहीं आती है, आप सिर्फ जेआरएफ भी क्लियर करते हो तो भी आपके लिए काफ़ी सही है, लेकिन फाइट रैंक के लिए करो कम से कम, कि टॉप 100 टॉप 200 में आ जाए तो काफ़ी सही है मेरे हिसाब से। हाँ, 200 में ठीक मेरे है। हिसाब से बहुत अच्छे मिल जाते हैं इंस्टीट्यूट, जहाँ तक मैंने सब कुछ देखा था। भाई टॉप 10 टॉप 50 हो तो फिर तो आप टॉप में रहोगे हर किसी की क्रीमी लेयर में, पर टॉप 200 तक भी शायद आपको अपनी चॉइस का एक बेटर अच्छा मिल जाए। चलो अच्छा, हम आपसे बात करते हैं भाई, जैसे हम यूनिवर्सिटी में थे, हमने भाई क्लासेस यहाँ पर पता है भाई, सुबह सुबह 8:30 से हमारी लैब, 9 बजे से लैब शुरू हो जाती थी, और फिर पूरा दिन 1 बजे तक क्लासेस हैं, फिर 2 तक लंच ब्रेक हो गया, 2 से 3 4 5 तक ट्यूट चल रहा है। तो यूनिवर्सिटी की स्टडीज़, रिसर्च वर्क और जो जेआरएफ की प्रिपरेशन है, ये सब कैसे बैलेंस? बैलेंस मैंने कर लिया था, मतलब क्योंकि मेरी सीजीपी 5.5 है, तो मेरा मेन फोकस था जेआरएफ पे, ओके जो मैंने कर दिया। ओके, तो पॉइंट ये हुआ, वही है कि हमने बैलेंस नहीं किया, हमने इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जेआरएफ को, उस चक्कर में हमारी एमएससी की सीजीपीए रह गई। बट आई थिंक उस चीज़ का ना नुकसान होगा हमें, मतलब कि हाँ, अगर सीजीपीए कम रह जाती है, अगर आप बच्चे भी देख रहे हो, अगर आप मतलब एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जैसे जस्ट लाइक अगर 12th की हम बात करें, जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है, उसमें मिनिमम क्लास 12 में 75% चाहिए होती है, 75। लेकिन बहुत बच्चों का मैंने देखा है आईआईटी क्रैक तो नहीं होता, बट ये है कि बहुत अच्छे वो मार्क्स लेके आ जाते हैं कि उनको चलो आईआईटी ना मिले, एनआईटी बहुत टॉप लेवल अच्छी लेवल की मिल जाएगी, एनआईटी दिल्ली मिल जाए या फिर साउथ की बहुत अच्छी अच्छी वो मिल जाए, बट उनके 12th में नहीं मार्क्स आते हैं। ये मैंने बहुत देखा है, 12th में इवन 73 बच्चे इंप्रूवमेंट भरते रहते हैं सीबीएसई में, और सीबीएसई में तो मार्क्स भी कम मिलते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ना आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। तो मतलब आपके हिसाब से क्या बैलेंस रहना चाहिए? मतलब 6 सीजीपी मिल जाए मिनिमम, बाकी तो ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी में आप कितना पढ़ो कि 6 सीजीपीए मिल जाए? हाँ। जेआरएफ के लिए कितना पढ़ना चाहिए?
कि क्या मिल जाए, तो मतलब कितनी रैंक बन जाए, कितना कुछ हो जाए? जीआरएफ के लिए 2 घंटे 3 घंटे बहुत हैं पर डे। दिन के 2-3 घंटे पढ़ लो। हाँ enough है। हाँ, क्योंकि बाकी रेफरेंस का तो आप कॉलेज में पढ़ ही रहे हो ना, वो भी तो आपको अलाइन ही करेगा भाई। कॉलेज में आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और स्पेशली अगर मैं ड्यू की बात बताऊं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हो स्पेशली, तो आपका जो पैटर्न है, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप उनको सॉल्व कर रहे हो तो आधा इवन 60 to 70% आई थिंक नेट का सिलेबस वैसे ही कवर हो जाता है आपका। हाँ लगभग। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से जब टीचर से भी बात की, इवन मैंने पे एग्ज़ाम भी देखे हैं, तो जनरली यही है कि अगर आपने ड्यू का जो करिकुलम सिलेबस है ना वो पढ़ लिया ना, तो नेट तो आपका 60% वैसे ही कवर हो गया। बड़े आराम से। ये बात है। चलो, सो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया, बुक्स पे इतना ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें रैंक नहीं चाहिए थी, तुम्हें चाहिए था कट ऑफ क्लियर करना। जीआरएफ क्लियर हो जाए, 40,000 रुपये मेरे खाते में आते रहने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको करने का बेस्ट वे क्या होता है? बेस्ट वे यही है कि पहले क्वेश्चन स्टार्ट करो, हो रहा है तो ठीक, नहीं तो सोल्यूशन देखो, फिर दोबारा स्टार्ट करो, फिर से सोल्यूशन देखो, जब तक ना हो जाए, समझ में ना आ जाए। और ऐसा लगभग हर एक पेपर 3-4 बार तो लगा ही दो। ओके, मतलब कि एक अगर कोई एक क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जांपल 2022 का कोई क्वेश्चन है, तो वो भी 3-4 बार आपको रिपीट हो जाना चाहिए, क्योंकि पैटर्न लगभग सेम है। ओके, मतलब क्वेश्चन वही आते रहते हैं, रिपीट हो रहे हैं हाँ लगभग। वही है, पैटर्न वही है। इनके पास नए क्वेश्चन बचे नहीं है ना। हाँ, ये कितने नए क्वेश्चन बना लेंगे वो तो। ये तो ड्यू वाले हैं, सही बताऊँ, जो हर इसमें इंटरनल में ज़्यादा नए क्वेश्चन देते हैं। इवन जो मेन एग्जाम थे तो उसमें तो मिल जाएगा एक थोड़ा मतलब सेम प्रीवियस ईयर वाला, बट इंटरनल में तो कोई नया पुराना क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मिनिमम कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए जेआरएफ क्लियर करने के लिए? अभी फिलहाल तो 10-12 साल का सॉल्व कर ही लेना चाहिए। 10 साल मिनिमम 10 साल। और अगर किसी को रैंक लानी है तो फिर तो बुक पढ़ो, तभी रैंक आएगी। मतलब प्रीवियस ईयर तो 10 ही रखो, लेकिन बुक साथ में ज़रूर लगा के। अच्छा ठीक है भाई, देखो प्रीवियस जो मतलब कि कॉन्सेप्ट जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उसका, तभी रैंक आएगी। हाँ, देखो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और काफ़ी बच्चों का एक साल नहीं निकलता, 2 साल नहीं निकलता, यू नो वेरी वेल, ठीक है। हाँ, काफ़ी बच्चों का नहीं निकल पाता, तो काफ़ी बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, घर से भी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि भाई एमएससी करने के बाद यू आर नॉट अ ग्रोइंग चाइल्ड, आप मतलब कि एडल्ट से भी एक 20 इवन 23-24 आप प्लस हो चुके हो, आप एक स्टेज में ऐसी जा चुके हो जब बच्चे हमारे दोस्तों की शादी होनी शुरू हो रही है, लड़कियों की तो इवन हो भी गई है, मेरी क्लास में जो यूजी में है या फिर स्कूल में थी उनकी शादियाँ भी हो चुकी हैं, इवन कुछ के तो बच्चे भी, किड्स भी शुरू हो गए हैं उन्हें। तो इस टाइम पे लड़कों को स्पेशली स्ट्रेस आ जाता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, तो कैसे आप उनको मतलब कैसे मोटिवेट रहेंगे इस टफ टाइम में? नहीं स्ट्रेस में तो होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर सोचने की बात है, क्योंकि टफ तो इतना नहीं है एग्जाम। अगर एक बार 2 बार में नहीं हो रहा है फिर तो सोचना चाहिए, फिर या फिर छोड़ना चाहिए, या तो आप उसको आप अपना पाथ चेंज करो, या फिर आप स्ट्रेटेजी पूरी चेंज करो। अगर किसी का 2 बार में नहीं होता तो चांसेस है 3rd बार में हो जाएगा। अगर 3rd में नहीं हो रहा तो छोड़ दो। मिनिमम कितने ट्राई करने चाहिए किसी को? 2 मिनिमम है, 2 के बाद नहीं हो रहा तो, और 2 में उसका 1-2 नंबर से रहता है तो 3rd पे जाना चाहिए ना, 1-2 नंबर से भी रहेगा। क्योंकि कट ऑफ इतने नहीं जाते, मतलब 60-70 नंबर 80 नंबर अच्छा। लगभग 1/3। तो मतलब कट ऑफ इतने ही, मतलब जनरली सब इतने ही पा जाते हैं इसके अप्रॉक्स तक। ऐसा नहीं है कि किसी का 10-20 नंबर का डिफरेंस होता तो फिर वो पढ़ ही नहीं रहा होता, फिर पहले दिन छोड़ देना चाहिए उसको तो तैयारी करते बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने की बात कर रहा हूँ, तो 2-4 नंबरों से आए। हाँ, जो मतलब अगर 2-4 नंबर से आपका 2 बार ही रह जाता है तो आई थिंक आपको पाथ चेंज करना चाहिए। तो पैटर्न चेंज करना चाहिए कुछ। पैटर्न में तो क्या चेंज कर पाएगा भाई, अगर 1-2 नंबर से आपका रह रहा है मतलब पढ़े तो आप हो, बट कंपटीशन भी अच्छे लेवल का है, सो आई थिंक मुश्किल ही होगा फिर। बट हाँ ये है, देखो एक्सेप्शनल बहुत चीज़ें निकलते हैं, और वी आर ऑल दी साइंस स्टूडेंट्स, हमें तो एक्सेप्शनल पढ़ने और देखने की आदत है ही, केमिस्ट्री से हम देखते आ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जिस बच्चे का 2 बार में नहीं हुआ वो जाए कहाँ? घर तो नहीं जा सकते, क्योंकि घर जाना तो ऑप्शन में नहीं है, घर जाने का तो तभी ऑप्शन बंद कर दिया था जब पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किए थे। ठीक है, ओके, तो फिर कहाँ जाए, मतलब कि वो फिर क्या करे? या तो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपेयर करे, कोई और एग्ज़ाम में जाए, उस लेवल का ही रखे थोड़ा सा। हाँ मतलब उसके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे? फिजिक्स पढ़े, बाकी बीए बीएड करे, कुछ और कोई जॉब, बाकी को पढ़ाई करनी स्कूल है। में टीचर लग सकते हैं आराम से आप, मतलब क्योंकि एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा है, इतने ज़्यादा मतलब ब्रॉड की और जॉब तो है। हाँ, और मेरे हिसाब से आई थिंक देखो, अगर आपने
नेट एग्जाम की जेआरएफ की प्रिपरेशन की है और आपने 1-2 नंबर से रहा है, तो आप इतने मतलब कि कंसेप्चुअल क्लियर और पढ़े लिखे हो गए हो कि शायद आप पढ़ा भी सको, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल आई थिंक बहुत अच्छी अर्निंग, बहुत अच्छी मतलब कि अर्निंग आप कर सकते हो। इवन जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, डीपीएस स्कूल आपको 1-1.5 लाख 2-2 लाख रुपए फीस देते हैं यहाँ पर। इवन पीएचडी वाले नहीं कमा पाएंगे अपना महीने में। बट हाँ, लॉन्ग रन की बात करें तो भाई देखो, पीएचडी वाले हैं, बट पॉइंट इज दैट कि अगर आप जल्दी जॉब पे लग जाते हो तो आप और चीज़ें भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो एट दी एंड मेरे हिसाब से जो आपका गोल है वो पैसा कमाना ही है। हाँ, किसी का गोल हो सकता है उसको साइंस फील्ड में कुछ रिसर्च करनी है, कुछ करनी है, उनके लिए अलग है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आई थिंक मेन गोल इज दैट कि आपको पैसा कमाना है। और जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो, स्कूल में टीचर लग जाओ, अपना कोचिंग सेंटर खोल लो, ऑनलाइन पढ़ाने लग जाओ, कुछ भी जो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से वो करना शुरू कर देना चाहिए, अगर आपका 2 बारी में क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रुकना गलत है कहीं भी। हाँ, चलते रहो। हाँ, अगर आप स्टक हो जाओगे, वही है ना, रुके हुए पानी में मच्छर हो जाते हैं, बहते हुए पानी हमेशा फ्रेश रहता है। तो आप कुछ ना कुछ करते रहो। इवन अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा ना कि यार क्या पढूं क्या करूं, कुछ छोटी क्लास की बुक उठा के पढ़ लो। हाँ, मतलब अगर नहीं हो रहा 2 बार में तो कुछ हाँ। एक्स्ट्रा करो 6 महीने, फिर से हाँ। दोबारा ट्राई मारो। मेरे पापा जी ऐसे ही कहते थे कि भाई हम वो बोलते थे कि पढ़ लिया, मैं कहा हाँ हो गया, क्योंकि भाई वो ये छोटी क्लास का तो आसान होता है, माइंड हमारा देखो पढ़ने में हम पहले से ही तेज थे, ठीक है यार, तारीफ है। तो मतलब कि मैं जल्दी पढ़ के जल्दी याद कर लेता था, साइंस मैथ जो भी था मैं याद कर लेता था। पापा जी बोलते थे भाई पढ़ता तो दिखता नहीं तू मैथ। तो पापा जी ने मेरे को ये बात बताई थी कि अगर भाई तू बुक लेके 1 घंटा बैठेगा या तू 4 घंटे बैठेगा तो उसमें से कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा। मतलब बुक अगर तेरे आसपास रहेगी ना तो कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। लेकिन अगर तूने पढ़ के बुक ही साइड में रख दी और या तो गेम में खेल रहा है या बाहर खेल रहा है, तो फिर पढ़ाई से कट ऑफ ही हो जाएगा। मतलब कि अगर आप खाली बैठे हो ना तो भी आप अपने सराउंडिंग में बुक्स और इनका इन्वायरमेंट रखो, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जुड़ते रहो। और फिर यहीं से मेरे को एक अपनी केमिस्ट्री टीचर की बात याद आती है, जब हम ट्यूशन पढ़ते थे उन पे नाम नाम थोड़ा मैं मिस आउट मतलब मेरे दिमाग से निकल रहा है, आ तो रहा है, मेरे फेस याद आ रहा है सर का, केमिस्ट्री के टीचर थे। आई थिंक वो वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा, या फिर और बच्चे देखेंगे तो HC ना, पता नहीं, चलो नाम मेरे अच्छे से याद नहीं आ रहा अभी। तो उन्होंने सर ने बोला था देखो अगर आप कोई टॉपिक है उसके लिए 5 पेज पढ़ोगे तो आप एट दी एंड 2 पेज याद रख पाओगे, ठीक है, 3 भूल ही जाओगे, इतना ही हो, या फिर इससे भी कम याद हो, शायद इससे भी कम हो, माइंड पे डिपेंड करता है। बट अगर आप किसी टॉपिक के पढ़ोगे 2 पेज तो फिर आप क्या ही याद रखोगे। तो सर ने बोला जितना ज़्यादा किसी टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ो, तो पॉइंट ये रहेगा, ठीक है। चलो कुछ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। मतलब अगर आप JRF कर रहे हो मोटिवेटेड हो उसके लिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद की जो तस्वीर है क्या वो सही में इतनी अच्छी है। चलो व्हाट हैपन्स आफ्टर, अगर आप JRF क्लियर कर लेते हो उसके बाद क्या होता है। जीआरएफ क्लियर करने के बाद तो पीएचडी कहीं से भी तो नहीं, मतलब पीएचडी तो मिल जाती है फिलहाल। हाँ, एक अच्छी जगह से अच्छे इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी। इसके बाद अगर पीएचडी कर ले रहे हो तो ज़्यादा बढ़िया है, मतलब काफ़ी बड़ी भाई, क्या कहते हैं, एजुकेशन सेक्टर की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी। पीएचडी। अच्छा ओह हाँ, मतलब PhD उसके बाद तो फिर पोस्ट हाँ। हो रही है, तो फिर मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हो जाती है। हाँ लेकिन पीएचडी बहुत बड़ी चीज़ है फिलहाल। हाँ, मतलब कि इंडिया में तो इज्जत नहीं हुई, लेकिन बाहर बहुत इज्जत है पीएचडी की। पॉइंट इज दैट इसके बाद करियर तो बहुत हैं, मतलब बहुत तो नहीं है, टीचिंग में ही है। टीचिंग फील्ड में क्योंकि नहीं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। JRF के साइंटिस्ट तो बन ही सकते हैं, या गेट चाहिए ही चाहिए। नहीं, गेट तो चाहिए ही चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से जिन्होंने JRF क्लियर कर दिया उसके लिए तो गेट इतना हार्ड होगा नहीं। जीआरएफ पे तो देखो भरोसा नहीं है ना, क्योंकि इसमें पेपर लीक बहुत होते हैं, जानते ये हो एनटीए बनाती है, तो फिर ये तो फिर मतलब ऐसी प्रॉब्लम यही है प्रॉब्लम कि ये प्रेफर नहीं करते मतलब जीआरएफ। ये तो फिर आपकी वो होगी ना, मतलब इंडिया में रह रहे हो तो ये वाली प्रॉब्लम तो होगी, आपको सड़क पे गड्ढे तो मिलेंगे ही। अब आपकी बात है ना, आप कैसे कैसे करके निकालते हो, तो वहाँ पर आपको यही सीखना वजह है होगा। कि जीआरएफ को प्रेफर नहीं करते। ओके, चलो। तो ऐसी कौन सी एक रिसर्च की फील्ड है जिसमें कि बच्चे जा सकते हैं अच्छे से, करियर अपॉर्चुनिटीज में बहुत बढ़िया दिख रही है, मतलब आगे आने वाले सालों में भी। फिलहाल तो मतलब मेरे हिसाब से तो, वैसे तुम भी आंसर बताना वरना, मेरे हिसाब से तो आई थिंक अगर आप फिजिक्स और मैथ्स इन 2 फील्ड में हो ना, इन फील्ड में आप कुछ भी पढ़ रहे हो कुछ भी, तो आई थिंक ऐसा कोई फील्ड नहीं होगी जहाँ पर आप मतलब कि आपको जॉब ना मिलेगी। मैंने एक टीचर से बात की थी, मैथमेटिकल फिजिक्स के वो टीचर हैं डिपार्टमेंट में ही। उन्होंने मेरे को बताया था इवन अगर AI और ये सब कुछ भी मतलब सारी चीज़ें ओवरटेक कर लेगा, मतलब सब कुछ कर देगा, फिर भी फिजिक्स और जो मैथ्स है उसको AI ओवरटेक नहीं कर पाएगा। इवन कोडिंग, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर साइंस, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इन्हें को तो AI कब का ओवरटेक कर चुका है और करता रहेगा। कोड करना ये करना, हाँ उसमें ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट फिर भी फिजिक्स और मैथ्स 2 ऐसी चीज़ है जिसमें ह्यूमन माइंड लगेगा ही, हाँ। इक्वेशन बनाने में और करने में, यूनिवर्स करने में। बाकी तुम्हारे हिसाब से कोई ऐसी फील्ड। नहीं, काफ़ी ब्रॉड फील्ड है भाई, फिजिक्स की अनंत है। हाँ वही, क्योंकि बहुत ज़्यादा फील्ड हो गई ना फिजिक्स में, और फिजिक्स सब चीज़ों का बेस है। आपके सामने, जैसे कि मेरे सामने हवा चल रही है, ठीक है, इसमें एक पत्ता उड़ के जा रहा है, उस
उत्पत्ति की इक्वेशन मैंने निकाल ली और उसको मैंने रियल लाइफ में कहीं पर लगा दिया, तो बहुत सारी चीज़ें तो आप कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल पीएचडी में कोई स्कोप है जेआरएफ करने के बाद? ना, बिना पेपर के नहीं जा सकते इंटरनेशनल में। रिसर्च पेपर होना चाहिए मिनिमम। ओके, और क्या कहते हैं वो, रेफरेंस लगेगा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे टीचर, मिनिमम इतना होना चाहिए। ओके ओके जी। कम्युनिकेशन तुम्हारा तगड़ा होना चाहिए। हाँ चलो, और हम इस पॉडकास्ट को हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पब्लिक को समझ में आए इसलिए, ठीक है। चलो, पॉइंट इज दैट कि बच्चों को ना ऐसी ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिलती है। सबसे पहले लैक ऑफ मेंटरशिप, इससे कैसे वो सोल्यूशन क्या होगा इससे का? उनको मेंटर नहीं अच्छा मिल लैक पाता। ऑफ मेंटरशिप तो गलत बात है, क्योंकि मास्टर्स में हो तो जिंदगी भर तो तुम्हें कोई नहीं कुछ बता सकता, तुम्हें खुद से ही करना है। अब ऐसा कहोगे पीएचडी में भी सब बताया ही, तो फिर ऐसा गलत है। खुद ढूंढो, खुद करो, खुद स्ट्रगल करो, ठीक है। कंफ्यूज हैं काफ़ी बच्चे स्ट्रीम को, मतलब कि रिसर्च एरिया को सिलेक्ट करने में, कौन सा रिसर्च एरिया में जाएं? हाँ, इस पे तो कंफ्यूजन मुझे भी है आज तक। ये तो आई थिंक आप कर लोगे तब भी रहेगा। हाँ, तब भी इवन रहेगा हम कि ये गलत किया, ये सही होता है। हम आज तक सोचते हैं यार मैंने जो यूजी की थी वो साइंस में क्यों की, फिजिक्स में क्यों की, इसमें कर लेता ये हो जाता। तो आई थिंक कंफ्यूजन रिसर्च एरिया इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ओके, हर दूसरे की फील्ड बढ़िया लगती है यहाँ। Okay. यार वो ज़्यादा इजी है, मेरा ज़्यादा वो ये अदर साइड ग्रास इज मोर ग्रीन। नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियली भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस एज में आके। इसीलिए गवर्नमेंट ने जीआरएफ का क्या कहते हैं वो रूल बनाया कि हम फेलोशिप देंगे, पढ़ो तुम। अच्छा पैसा मिल जाता है मतलब। हाँ, मतलब काफ़ी ठीक है, ठीक है, जीआरएफ वालों का तो काफ़ी ठीक है। ओके चलो भाई, ये सब कुछ तो हमारा हो गया। भाई के साथ एक रैपिड राउंड खेलते हैं जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको तुरंत आंसर चलो। देना होगा। अगर आप 3 सेकंड से ज़्यादा आंसर नहीं दे पाए तो हम आपका जीआरएफ ले लेंगे, ठीक है, जेब में से ऐसे निकाल लेंगे। फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ। धोखेबाज, फिजिक्स के पढ़ के मैथ बता रहे, ठीक है। मोस्ट यूजफुल स्टडी हैबिट? नींद, प्रॉपर नींद। ओके, बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? बिगेस्ट मिस्टेक है कि बातें करना उसके बारे में, उस एग्ज़ाम के बारे में। ओके, एग्जाम होने के बाद या कैसे? नहीं, कभी भी एग्ज़ाम के बारे में बात ही ना करो, तो बस प्रिपेयर करते रहो, देते रहो एग्जाम। क्योंकि बात करने में सबसे ज़्यादा टाइम किल होता है। ओके, मतलब आउटपुट उसका कुछ नहीं है। ओके, मतलब पॉइंट ये है उस एग्जाम के बारे में, ये मतलब ऐसी ऐसी वीडियो देखने लग जाओ कि इसको करके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, जैसे ऐसी वीडियो जरूर आती हैं, जैसे कि यूपीएससी वालों के लिए मैंने बहुत देखा है, वो बच्चे इंस्टाग्राम पे रील देखते रहते हैं, यार की गैल चले काफला कारा का, वो वाली रील ये देखते सब गलत रहते हैं है। हाँ, और प्रिपरेशन नहीं होती है। हाँ, ये वन लाइन मोटिवेशन फॉर द एस्पिरेंट्स? वही है पुरानी कहावत, कर्म तुम्हारा कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, बस Point तुम है। करते रहो। बस तो फाइनली ये हमारे लिए सब कुछ रहेगा। भाई का फोन भी आ चुका है। हाँ, जब भी इंटरव्यू होता है कोई ना कोई कॉल कर ही देता भाई है। का मतलब कॉल उठा लीजिए अपना, हम इसको पार्ट को फ्रेम कर देंगे, बीच में से कट गए। हम्म। सो फाइनली ये सब कुछ रहता है हमारा इस वीडियो के लिए। हमने जस्ट नॉर्मल बात की है और जस्ट आज जेआरएफ से रिलेटेड हमने जो इन्फॉर्मेशन थी आपको शेयर की है। बाकी कुछ अपनी तरफ से आप कुछ बताना चाहोगे तो यू कैन, मतलब ऑडियंस को आप बता सकते हो। बाकी जो भी आपके डाउट्स आते रहेंगे, हम टाइम टू टाइम वीडियो तो बनाते ही रहेंगे। कुछ आप लास्ट शब्द कहना चाहोगे तो वो, वरना हम और लास्ट सब तो यही है कि मतलब फिजिक्स बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, पढ़ते रहो। ये है मतलब आउटपुट तुम्हें देगा, आज नहीं तो कल देगा, लेकिन फिजिक्स आउटपुट तो देगा। मतलब साइंस फील्ड बहुत बड़ा है। ओके, किसी भी आप रिसर्च फील्ड में एरिया में चले जाओ, आपको कुछ बेनिफिट होगा ही होगा। बस पढ़ना है तुम्हें। सो ये सब कुछ रहता है हमारा इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच भाई, हमारे पाल भाई हमारी वीडियो फिर में मिलेंगे। फिर मिलेंगे। अभी भाई से नए पार्टी टॉपिक के साथ। पहले भाई नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे भाई। पहले भाई से मैं पार्टी ले लेता हूँ जेआरएफ की। थैंक यू सो मच।